लास्ट मंथ मेरा एक फ्रेंड अमित जो कि आईटी प्रोफेशनल है बैंगलोर में गॉट एन हार्ट अटैक और वो भी सिर्फ 35 इयर्स के एज में। कैन यू इमेजिन। बट जो सबसे ज्यादा दुखद चीज ये थी कि जब वो रिकवर कर गया उसका मेडिकल बिल 5 लाख रुपीज का था और उसको अपने पॉकेट से 3 लाख रुपए खुद पे करने पड़े क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस ने सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए ही अलाउंस में दिया था फॉर हार्ट रिलेटेड डिजीज। इवन दो उसका जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी वो 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड था, फिर भी उसको 2 लाख रुपए ही मिले इंश्योरेंस के साइड से, बाकी 3 लाख रुपए उसको अपने पॉकेट से देने पड़ गए। कैन यू इमेजिन ये कितना सीरियस टॉपिक है जस्ट बिकॉज उसके इंश्योरेंस में एक टर्म मेंशन था सब लिमिट, जिसमें हार्ट रिलेटेड के इश्यूज जो भी होंगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का ही सम इंश्योर्ड है, भले ही आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 10 लाख का हो या 20 लाख का हो। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टाइम अमित ने सिर्फ एक चीज पे फोकस करी थी, उसका हेल्थ इंश्योरेंस जो वो सिर्फ 10 लाख का हो, बाकी उसने मल्टीपल चीजें देखी जाती है जो कि उसने मिस कर रही थी। तो आई डोंट वांट कि आपके साथ कभी ऐसा हो, इसीलिए इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करने का क्या तरीका होता है, उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है, ताकि जब भी आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो, हेल्थ केयर या मेडिकल इमरजेंसी आए, तो आपकी सेविंग्स उसमें ना खो जाए। क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है और इंडिया में जो मेडिकल इन्फ्लेशन है 14% से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, जिसकी वजह से एक छोटा सा हॉस्पिटलाइजेशन भी आपके सेविंग्स को खत्म कर सकता है। इस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदने की, प्लस उसमें क्या फीचर्स देखे जाते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें मस्ट हैव फीचर्स, और कौन से उसमें ऐसे ट्रैप्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज उसमें आपके लिए लाते हैं जिसकी वजह से आपको इंश्योरेंस का अमाउंट पूरा नहीं मिल पाता है। प्लस हम लोग ये भी बात करेंगे नाइस टू हैव फीचर्स क्या होते हैं, और लास्ट में मैं बताऊंगा बोनस टिप फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के टाइम किसी भी एजेंट के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद अपनी रिसर्च कर पाओगे और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ले पाओगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करना, जिससे आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। Hey everyone, मैं हूं प्रियम एंड आई हेल्प यू मेक स्मार्ट मनी डिसीजंस इन लाइफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ शॉकिंग डेटा बताना चाहता हूं। इंडिया में आज भी जो 63% जो पॉपुलेशन है वो अनइंश्योर्ड है, जिसके पास किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है या फिर किसी भी टाइप का इंश्योरेंस ही नहीं है। और अगर आप उसी तरफ से मेडिकल इन्फ्लेशन देखोगे तो हर साल मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से ग्रो कर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कितना जरूरी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, कैसे डिटरमाइन करें व्हाट इज द राइट कवरेज फॉर यू। पहली गलती जो करते हैं लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के टाइम, जस्ट टू मेक श्योर कि आप थोड़े से पैसे बचा रहे हो, उसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो कम कर लेते हो। आपको हमेशा हमेशा एक राइट अमाउंट ऑफ कवरेज लेना चाहिए। और कवरेज कैसे आप डिसाइड करोगे? मिनिमम अगर आप टियर 1 सिटी में रह रहे हो, टियर 2, टियर 3, नो मैटर कहाँ रह रहे हो, मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, तो आपका जो मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए वो 10 लाख का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। 10 लाख के नीचे कोई भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो आप अंडर इंश्योर्ड हो। डेटा भी यही कहता है इंडिया में जितने लोग इंश्योर्ड हैं उसमें से 75% लोगों के पास राइट कवरेज ही नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की, या फिर उसकी जो कवरेज है वो 10 लाख से कम है। तो मेक श्योर जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लो तो वो 10 लाख का तो मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तो आप 20 लाख से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आगे जाके आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवरेज होता है वो ग्रो भी करता है अगर आप क्लेम नहीं करते हो, जो कि मैं आगे वीडियो में बात करूंगा वो कैसे काम करता है, वो फीचर आपको कैसे इंक्लूड करना है अपने हेल्थ इंश्योरेंस में। स्टेप नंबर 2, कौन सा इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर आपको फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले समझ लेते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आपके एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, उन सब का इंडिविजुअल कवर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे, मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका सबका हेल्थ इंश्योरेंस, अगर मैं 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूँ तो सबका जो हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज होगा वो 10 लाख होगा। मेरा 10 लाख होगा, मेरी वाइफ का 10 लाख होगा, मेरे बच्चे का 10 लाख होगा। अगर यही मैं अगर फैमिली फ्लोटर लेता हूँ 10 लाख का, तो जितने लोग हैं मेरे पॉलिसी के अंदर उन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 लाख होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैमिली का मेंबर एक बार बीमार पड़ता है तो वो 10 लाख में से फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए कंज्यूम कर लेता है, तो बाकियों के लिए जो सम अमाउंट बचेगा वो सिर्फ 8 लाख बचेगा। तो ये डिफरेंस होता है एक इंडिविजुअल प्लान में और एक फैमिली के प्लान में। जो यहाँ पर रेकमेंड मैं करूंगा कैसे आपको चूज करना चाहिए, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं जिनकी एज 45 इयर्स के ऊपर है, तो उनके लिए आपको एक अलग इंडिविजुअल प्लान लेना है। आपको और आपकी वाइफ के लिए या आपके बच्चे के लिए एक अलग फैमिली फ्लोटर प्लान लेना है जिसमें आपका 10 लाख का या सेपरेट प्लान होगा जिसमें आपका कवरेज
पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका कवरेज होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ 2 सेपरेट लेने के लिए? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी होती है वो काफी स्मार्ट होती है। जो भी फैमिली में जो सबसे ज्यादा जिसकी एज होगी उसके अकॉर्डिंग वो पूरी की पूरी प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। अगर आप एक इंश्योरेंस लोगे तो अगर आपके पेरेंट्स की एज लेट्स से 50 ईयर्स है तो आपका भी जो प्रीमियम कैलकुलेट होगा, आपके बच्चे का भी प्रीमियम कैलकुलेट होगा, वो 50 ईयर्स के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा, जिससे आप सबकी जो प्रीमियम की अमाउंट होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा अपने पेरेंट्स का अलग होगा और आपका, आपकी वाइफ का या आपके स्पाउस का या आपके बच्चे का वो एक सेपरेट प्लान होगा। स्टेप 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चेक द इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल्स। जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं एक पर्टिकुलर पॉलिसी में, वो चेक करो कि आपके शहर में जो भी आपका हॉस्पिटल है वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क में आता है या नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग भूल जाते हैं चेक करना। जब भी आप बीमार होते हो तो आप जरूर उस हॉस्पिटल में जाते हो, एडमिट होते हो। अगर आपको बाद में पता चलता है कि वो हॉस्पिटल उस नेटवर्क में है ही नहीं उस पॉलिसी के, तो आपको हो सकता है वहाँ पे कैश पेमेंट करना पड़े, फिर बाद में जाकर रिइंबर्समेंट कराना पड़े। इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपके शहर में या फिर आप किसी भी बड़े शहर में जाते हो इलाज कराने या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, तो आपको देखना है कि वहाँ की जो भी बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं और जो भी आपके आसपास के हॉस्पिटल्स हैं वो कवर्ड होने चाहिए। इसमें आप 3 चीज़ें चेक कर सकते हो। पहला तो जो पॉलिसी का जो हॉस्पिटल का नेटवर्क होना चाहिए एटलीस्ट 5000 हॉस्पिटल्स के ऊपर ही होना चाहिए, प्लस आपके लोकल हॉस्पिटल्स इसमें आने चाहिए। थर्ड, आपको कैशलेस फैसिलिटी उन सब हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, प्लस आपको रीइंबर्समेंट की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। दोनों फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। जिसमें प्रो टिप मैं यूजुअली देखता हूँ, ये मेरे शहर के जो हॉस्पिटल्स, मेजर हॉस्पिटल्स हैं लाइक अपोलो, मैक्स, मणिपाल, ये सारे हॉस्पिटल्स कवर्ड होने चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल नेटवर्क अगर आप देखोगे तो ये बड़े हॉस्पिटल्स कवर कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4 आता है, वो आता है वेटिंग पीरियड्स एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। ये एक ऐसी चीज है जहां पे इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसा कमाती है। वेटिंग पीरियड मतलब ये होता है कि एक होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड, एक होता है आपके मल्टीपल डिजीजेस के लिए वो वेटिंग पीरियड अलोकेट करते हैं। जो इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है पॉलिसी लेने के जस्ट बाद, उसमें 30 दिन तक आप क्लेम नहीं कर सकते, 30 दिन के बाद आप क्लेम कर सकते हो, विच इज फेयर। कि अगर हो सकता है कि किसी को अभी कुछ सर्जरी कराना हो सकता है मैं एक दिन पहले उसका पॉलिसी लूं और अगले दिन सर्जरी करूं, विच इज फेयर कि आपका 30 दिन का यहाँ पे वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद आप क्लेम ले सकते हो। जो नेक्स्ट आपका आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल इलनेस के लिए जो वेटिंग पीरियड होती है वो आपको देखना है। जो भी पॉलिसी आप लो उसमें मैक्सिमम 2 to 3 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं, हो सकता है कैंसर का ट्रीटमेंट हो या फिर हो सकता है कोई भी बड़ा ट्रीटमेंट या सर्जरी हो, उसके लिए आपको वेटिंग पीरियड सर्वाइव करना होता है जो कि 2 से 3 साल का होता है। बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको राइडर्स में मिलते हैं जहाँ पे आपका वेटिंग पीरियड जो है वो कम हो जाता है, विच इज अराउंड 1 ईयर अप्रॉक्स ऐसा हो जाता है। प्लस आपको ये भी देखना है कि आपकी जो स्पेसिफिक डिजीज है, आपको पॉलिसी में एक स्पेसिफिक डिजीज की लिस्ट मिलेगी, उसमें आपको पता चल जाएगा इन सब डिजीज, लेट्स से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, इन सब के लिए जो भी वेटिंग पीरियड है वो क्या है। वो भी जो वेटिंग पीरियड होनी चाहिए वो 2 से 3 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये आपको, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज आपको 100% चेक करना है अपनी पॉलिसी में। किसी जो इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं वो ऐसा फीचर निकाल लेते हैं जहाँ पे आपकी जो वेटिंग पीरियड होती है वो 30 डेज होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड, बाकी जो क्रिटिकल इलनेसेस की जो वेटिंग पीरियड होती है वो हो जाती है 1 ईयर। ऐसा आपको देख लेना, अगर आपकी जो पॉलिसी है उसमें अगर आपको मिल रहा है तो जरूर ऑप्ट करना, विच इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इट। स्टेप नंबर 5 जो है वो होता है की फीचर्स या तो मस्ट हैव्स, या तो फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये वही ट्रैप्स होते हैं जो आपको इंश्योरेंस कंपनी दिखाती है। इसमें कौन कौन से फीचर्स आपके इंश्योरेंस में होना ही चाहिए जो मस्ट हैव्स हैं, ये आप कहीं भी नोट भी कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट इज रूम रेंट पे कोई भी कैपिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होती है कि आपको रूम रेंट का लेट्स से 4000 कहीं मिलेगा या 5000 कहीं मिलेगा, तो आपको वही इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करनी जिसमें रूम रेंट का कैपिंग नहीं हो, या तो मैक्सिमम आप जा सकते हो सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपका एलोकेट होना चाहिए। सेकंड क्लॉज होता है वो होता है को पेमेंट। को पेमेंट का फंक्शनैलिटी आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि को पेमेंट का मतलब ही ये होता है कि थोड़ा आप पे करो थोड़ा मैं पे करूँ। बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें 10% का कोपे लगा हुआ होता है या 20% का कोपे होता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है, अगर 10% का कोपे है तो 90% जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, 10% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का पर्पस ही यही है कि मैं अगर इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसे दे रहा हूँ तो मुझे अपना पैसा ना लगाना पड़े। तो कोपे आप देख लेना, किसी भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कोपे नहीं होना चाहिए। देन सब लिमिट्स। सब लिमिट्स के डॉक्यूमेंट को आपको बहुत अच्छे से देखना है, आपको अपने एजेंट से मांगना है कि सब लिमिट्स की जितनी भी डिजीज इसमें इंक्लूडेड है वो पूरी की पूरी लिस्ट आपको चाहिए। आप उस लिस्ट में चेक करोगे कि सब लिमिट किस पर्टिकुलर डिजीज में लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है तो हो सकता है सब लिमिट हार्ट रिलेटेड डिजीज में या किसी स्पेसिफिक डिजीज में वो 2 लाख या 3 लाख की ही कवर हो, बाकी पैसे अगर आपको उसके ऊपर लगता है तो आपको खुद देना पड़ता है। तो ये चीज आप जरूर चेक करना कि सब लिमिट नहीं होनी चाहिए पॉलिसी में। आइडियल केस में तो आप अपनी पॉलिसी में ये तो जरूर ही चेक करना। देन प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, दिस
विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो किसी भी सर्जरीज के लिए, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आपको कहा जाता है MRI टेस्ट करा लो, स्कैन करा लो, या फिर हो सकता है आपको बोला जाता है कि ब्लड टेस्ट करा लो। ये सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कराती है, वो कहीं ना कहीं 20 से 25,000 रुपए का खर्च अलग से होता है। वो सारी चीजें भी आपके लिए कवर्ड हो, इसलिए आपको देखना है प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी उसमें कवर होना चाहिए। प्लस पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एटलीस्ट 90 to 180 डेज का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। होता क्या है, जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो तो उसके बाद जो डॉक्टर के पास आप जाते हो उसकी फीस लगती है, आपकी दवाइयों की फीस लगती है, फिजियोथेरेपी होता है अगर इन केस तो उसकी भी फीस लगती है। तो वो सारी के सारी जो खर्चे होते हैं 180 दिन या 90 दिन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। वो सारी की सारी चीजें कवर होनी चाहिए आपकी पॉलिसी में ही, ताकि आपको अपने पॉकेट से पे ना करना पड़े। देन डे केयर ट्रीटमेंट, ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट्स है। फॉर एग्जांपल कैटरैक्ट की जो सर्जरी होती है उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसे जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें आपको 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होनी पड़ती है, वो सारी चीजें भी कवर्ड होनी चाहिए। देन रिस्टोरेशन बेनिफिट्स, अगर आपकी पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट है तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। अगर एक साल में आप लेट्स से कोई ट्रीटमेंट लेते हो और आपका जो सम इंश्योर्ड है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को वहां पे तुरंत ही आपका जो सम इंश्योर्ड है वो रीस्टोर हो जाना चाहिए, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो ऐसा ना हो कि अगर आपने पूरा कंज्यूम कर लिया तो आप दोबारा जब आप हॉस्पिटलाइजेशन करोगे तो वहां पे आपके पास पैसे ही नहीं है सम इंश्योरेंस में। तो इसीलिए रिस्टोरेशन बेनिफिट आप में होना ही चाहिए और वो भी मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए। फिर एक आता है नो क्लेम बोनस। अगर किसी साल आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, आपने कोई क्लेम नहीं करा, तो उसके लिए आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। नो क्लेम बोनस में अगर आपने पूरा का पूरा ईयर बिना क्लेम के पार कर दिया या फिर आपने कोई हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हुई नहीं, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट देना चाहिए कि लेट्स से जब भी आप रिन्यू करो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए रिन्यूअल पे, प्लस आपका जो सम इंश्योर्ड है वो कुछ परसेंट से इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये आपको हमेशा देखना है। ये जितने भी फीचर्स हैं ये मस्ट हैव फीचर्स होंगे आपके पूरे हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में, जिससे कि ये इंश्योर करेगा आपको आपके जो भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, उसमें कोई भी लूप होल्स ना हो इंश्योरेंस कंपनी के लिए। देन नाइस टू हैव फीचर्स में कुछ फीचर्स आते हैं जो कि आपको जरूर चेक करना चाहिए। अगर आपको ट्रीटमेंट एट होम लेना है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन घर पे भी होती है, तो उसका भी कवर होना चाहिए। एम्बुलेंस का कवर होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स लाइक आयुर्वेदा, आयुष, होम्योपैथी, इन सब की भी ट्रीटमेंट का कवरेज होना चाहिए। प्लस कुछ केसेस में एनुअल हेल्थ चेकअप्स के लिए भी आपको प्रोविजन दिया जाता है, जिसमें आप हर साल में एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप फुल बॉडी की करा सकते हो जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं। नाउ कम्स द बोनस स्टेप। स्टार्टिंग से हमने देखा कि आपको किस टाइप की पॉलिसी लेनी चाहिए, क्या कवरेज होना चाहिए पॉलिसी में, प्लस कौन कौन से फीचर्स आपकी पॉलिसी में होनी चाहिए सो दैट कोई भी लूप होल्स उसमें ना बचे इंश्योरेंस कंपनी के लिए। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोनस टिप है बिफोर वी रैप अप। जब भी आप यंग हो, जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का जो सबसे करेक्ट टाइम तब होता है जब आप यंग हो, जब आप फिट हो, क्योंकि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो जब आप यंग होते हो तो आपका जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही कम होता है। एक तो प्रीमियम कम होती है, प्लस आपके पास बीमारी नहीं होती है जिसकी वजह से आप ईजिली वेटिंग जो पीरियड होती है क्रिटिकल इलनेसेस की और मल्टीपल वेटिंग पीरियड होती है वो आप ईजिली क्रॉस कर सकते हो। सेकंड बोनस टिप ये है कि अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो सकता है आपकी कंपनी भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस दी हुई होगी, बट आपको खुद का भी एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूर चाहिए। अगर आपने अभी के अभी जॉब शुरू करी है तो आप कुछ साल रुक सकते हो, 1 से 2 साल, बट आपको खुद का अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। हो सकता है आगे कभी ले ऑफ हो तो इन केस उस पीरियड में आपका जो हेल्थ ऑफिस का जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो आपको कवर नहीं करेगा, आपका जो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो आपको कवर कर लेगा उस टाइम पे। थर्ड प्रो टिप है वो ये है कि आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी से कुछ भी नहीं छुपाना है। अगर आप ड्रिंकर हो, अगर आप स्मोकर हो, वो सारी की सारी चीजें आपको डिक्लेयर करनी है। तो मैक्सिमम क्लेम रिजेक्शन जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस के साइड से वो इसलिए होता है कि आप अपनी मेडिकल कंडीशंस छुपाए रहते हो या तो फिर आप डिक्लेयर नहीं किए होते हो। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन है वो आप डिक्लेयर करो अपने इंश्योरेंस कंपनी के सामने। ऑलराइट, आई थिंक दिस इज द कंप्लीट रोड मैप टू परचेज बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपको जानना है कि राइडर्स कौन कौन से आपको लेने चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद, कमेंट में आप सिर्फ राइडर टाइप कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो राइडर्स पे लाऊंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन से राइडर्स होने चाहिए। एंड नेक्स्ट वीक प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल। नेक्स्ट वीक मैं वीडियो ला रहा हूँ ऑन टर्म इंश्योरेंस, कैसे आप टर्म इंश्योरेंस को चूज कर सकते हो और क्या क्या फीचर्स होने चाहिए आपके टर्म इंश्योरेंस में। टिल देन, thank you and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.